नमस्कार विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत है एक नया वीडियो सेशन लेकर। आज के वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे कि लेवल 2 के थर्ड सेशन की, जिसका नाम है इंजन। इसमें हम बेसिकली क्या कवर करेंगे, पहले तो मैं आपको इंजन के बारे में ब्रीफ जानकारी दूंगा कि इंजन क्या है और कितने टाइप का होता है, और इस इंजन के क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे होंगे, और इसकी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं इंजन की जो आपके भविष्य में किसी भी लेवल में काम आने वाली हैं। वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लेवल 2 के सिलेबस में तो यह है, परंतु लेवल 1, 2, 3, 4 और इसके बाद हायर स्टडी में कहीं भी आप जॉब करते हैं, यह सेशन आपके सभी लेवल्स के लिए लाभकारी है। और सभी अध्यापकों से भी अनुरोध है कि लेवल 4 के जैसे ही जिस वर्ष के पास आउट बच्चे हों, उनको यह सेशन अवश्य दिखाएं, क्योंकि यह टेक्निकल टर्म हर बच्चे को पता होनी ज़रूरी है, उनकी भी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इंजन क्या है। इंजन बेसिकली टेम्परेरी और परमानेंट पार्ट्स का एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो क्या करता है, हमारी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है। मतलब उसमें केमिकल, हम पेट्रोल, डीजल या कोई भी ईंधन डालते हैं, जब वो उसको ब्लास्ट होता है, जलता है, तो वह कौन सी एनर्जी बन जाती है, हीट एनर्जी। फिर जो हीट एनर्जी पैदा हुई उसको किस रूप में प्रयोग करते हैं, हम घुमाने के लिए या आगे पीछे करने के लिए। इस तरह की कोई भी वर्क करें तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो मैकेनिकल वर्क होता है, तो वो कौन सी ऊर्जा हुई, हमारी मैकेनिकल एनर्जी। तो इंजन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट पार्ट्स विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इंजन स्थायी व अस्थायी ऊर्जा का वह ढांचा है जो रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में और तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और इसके प्रकार क्या हैं, यह दो प्रकार से होता है बेसिकली। जो इसके मुख्य रूप से प्रकार हैं, डिवीज़न है, वो दो हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर, कंबशन मतलब जलना। तो आंतरिक दहन इंजन बोलते हैं हम इसको, एक को बोलते हैं हम बाह्य दहन इंजन। आंतरिक दहन को हम किस नाम से जानते हैं, आईसी इंजन के नाम से। और जो हमारी बेसिकली ऑटोमोबाइल की स्टडी रहती है इस करिकुलम में, वो आईसी इंजन के साथ ही रहती है, परंतु आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, ईंधन जो वाहन के अंदर जलता है, और एक्सटर्नल कंबशन के वाहन बाहर जलता है। तो अब बात आती है हमारा आईसी इंजन के कितने टाइप है। इसके दो प्रकार मुख्य रूप से होते हैं, एसआई इंजन, सीआई इंजन। तो इनकी जो थ्योरी होती है, बेसिकली ईंधन इनके अंदर जाएगा, ब्लास्ट होगा, किसी भी वे से जाएगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। ब्लास्ट होगा और उससे इंजन को पावर मिलेगी, तो यह इनकी थ्योरी रहती है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन किसी को बांटना, तो उसके लिए मायने रखता है हम किस आधार पर बांट रहे हैं। यदि मैं पहले भी उदाहरण बता चुका हूँ किसी सेशन में, पहले भी एक चर्चा हुई थी हमारी इस सेशन पर, कि आधार, किसी को बांटने का आधार क्या है, रंग, रूप, आकार, किसी प्रकार से बांट सकते हैं। तो ऐसे ही इंजन को बांटने के भी अलग अलग बेसिस हैं, आधार हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कि जो उनकी कार्य करने की साइकिल है, उस बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं इंजन। तो दो प्रकार के होते हैं, पहला ऑटो साइकिल, दूसरा डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल किसको बोलते हैं, हम गैसोलीन इंजन को बोलते हैं, पेट्रोल या गैस जिसमें आते हैं। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस साइकिल का जो आविष्कार किया था वो ऑटो ने किया था। उसका जो आविष्कारक था, इन्वेंटर था, उसका नाम ऑटो के था, उसके नाम पर ही साइकिल का निर्माण हुआ। अब दूसरा है डीजल साइकिल, इसलिए उसको हम डीजल साइकिल बोलते हैं। तो वो डीजल इंजन था जो बेसिकली रुडोल्फ डीजल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। यह आपकी जानकारी के लिए बता दें। यदि हम स्ट्रोक की संख्या के आधार पर बात करें, यदि आपसे पूछा जाए, जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे कि इसके आधार पर इंजन के प्रकार बताएं। तो यदि साइकिल ऑफ ऑपरेशन के आधार पर बताया तो दो प्रकार हुए, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। दूसरा आधार है हमारा, यदि आपसे स्ट्रोक की संख्या के आधार पर पूछा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि ईंधन प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं इंजन, तो 3 प्रकार के होंगे, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन। इसके बाद बात करते हैं यदि आपसे इग्निशन का प्रकार के ऊपर, इग्निशन मतलब उसमें फ्यूल किस प्रकार से जलता है, तो दो प्रकार से जलता है, स्पार्क इग्निशन चिंगारी द्वारा, या कंप्रेस्ड इग्निशन दबाव के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं हम कि नंबर ऑफ सिलेंडर, उसमें सिलेंडर कितने हैं इंजन में, उसके आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंगल सिलेंडर से यदि हम शुरुआत करें तो 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 12 सिलेंडर, 16 सिलेंडर तक इंजन होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो सिलेंडरों का अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से हो सकता है, या तो इनलाइन में हो,
तो वर्टिकली या हॉरिजेंटल हो या वी टाइप पे लगे हों सिलेंडर, या अपोज्ड हो, एक इधर हो एक इधर हो, या रेडियल प्रकार से हो। तो इन 3-4 प्रकार से हम इंजन का सिलेंडर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है वाल्व का अरेंजमेंट कैसा रहता है, वाल्व किस प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं। एल शेप में भी कर सकते हैं, आई शेप में भी कर सकते हैं वाल्व को, और एफ शेप में भी कर सकते हैं, और टी शेप में भी कर सकते हैं। तो जिस शेप के वो वाल्व होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे आई हेड इंजन, टी हेड इंजन, एल हेड इंजन, एफ हेड इंजन। तो इस प्रकार से भी हम इंजन के प्रकार बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप ऑफ कूलिंग। कूलिंग के प्रकार के आधार पर कितने हैं, तो एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन। इसके बाद अन्य प्रकार भी दिए गए हैं आपके करिकुलम में, तो मैं चाहूँगा इनमें से आप सिर्फ 2 या 3 प्रकार यह कवर करें। तो सबसे पहला है फ्यूल इंजेक्शन का मेथड क्या है, फ्यूल को जो हम पहुंचा रहे हैं उसके अंदर, ईंधन को पहुंचा रहे हैं, तो उसका मेथड क्या है। तो सबसे पहला है कार्बोरेटर इंजन, जो कार्बोरेटर के द्वारा पहुंचाया जाता है। 2 व्हीलर को छोड़कर बाकी सभी वाहनों में कार्बोरेटर इंजन है जो अब आज की डेट में ऑब्सोलीट हो गए हैं, प्रयोग से बाहर हो गए हैं। एयर इंजेक्शन मेथड, एयर के प्रेशर से इंजेक्शन, या एयरलेस और सॉलिड इंजेक्शन, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम जान लीजिए पहले आप। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन, भी उसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है। सबसे पहला है आपका स्टेशनरी, एक जगह पे स्थिर है इंजन, जो आपने देखा होगा खेतों में पुराने समय में इंजन हुआ करते थे, तो एक जगह पे स्थिर थे, उनसे हम धरती से पानी खींचने का कार्य लिया करते थे। उसके बाद ऑटोमोटिव इंजन हुए, ऑटोमोबाइल के लिए। लोकोमोटिव इंजन मतलब बेसिकली ट्रेन के इंजन को हम बोलते हैं लोकोमोटिव इंजन। और उसके बाद मैरीन इंजन, जो समुद्री जहाज में प्रयोग होते हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट इंजन, जो एरोस्पेस में यूज होते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल पर्पस के लिए। तो पहले एक स्पेशल पर्पस के लिए हमारा प्रकार था व्हीकल इंजन, और एक आजकल जो चल रहे हैं हमारे ऑटोमोबाइल गैस इंजन, मतलब वो एक स्पेशल पर्पस के इंजन है, वो इन इंजनों से ऑर्डिनरी इंजन से थोड़ा हट के है क्लासिफिकेशन। यह तो था हमारा ऑटोमोबाइल की क्लासिफिकेशन करने का एक ब्रीफ। अब इसके बाद बात करते हैं हम इंजन की कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म जो एक हर ऑटोमोबाइल इंजीनियर को पता होनी चाहिए और लेवल 2 के आपके सिलेबस में भी दी गई हैं। तो सबसे पहले है हमारा TDC। अब आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, उसमें आप ये देखिए कि पिस्टन जो इंजन में गति करता है वह एक लेवल तक ऊपर जाता है और उसके बाद फिर नीचे आ जाता है। आपको यह दिखाई दे रहा होगा। तो जहाँ पर वो ऊपर के लेवल तक जाता है, पहुँच जाता है, जहाँ पर वह रुक गया, तो वो क्या है हमारा पॉइंट, लास्ट पॉइंट TDC, टॉप डेड सेंटर। मतलब जहाँ पर जाकर इंजन की जो गति है डेड हो जाए, वो टॉपेस्ट पोजीशन, उसकी हाईएस्ट पोजीशन। तो हम उसको कह सकते हैं कि पिस्टन की वह ऊपरी से ऊपरी अवस्था जहाँ से और अधिक पिस्टन ऊपर ना जा सके, उसको हम बोलेंगे TDC। और ऐसे ही नीचे जाकर उसके बाद वह ऊपर को गति करना शुरू कर देता है। जैसे एक क्रैंक है हमारी, इस प्रकार से काम करती है, जाके नीचे फिर ऊपर, जाके नीचे फिर ऊपर। तो जो हमारा नीचे की पोजीशन है, बॉटम की पोजीशन है, तो उसको हम कहेंगे बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन की वह निचली से निचली अवस्था जिससे और अधिक पिस्टन नीचे न जा सके। जो इसका टेक्निकल व्यू है वो ऐसे भी कह सकते हैं कहीं कि क्रैंकशाफ्ट की वह पोजीशन जिसमें पिस्टन और अधिक ऊपर ना जा सके, और क्रैंकशाफ्ट की वह पोजीशन जिसमें पिस्टन और अधिक नीचे न जा सके। उसके बाद बात करते हैं हम बोर। बोर क्या होता है, बेसिकली किसी भी गोलाकार चीज़ है जो हमारा बेसिकली सिलेंडर होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप होता है बेलनाकार में, तो उसका जो शेप होगी, उसकी सेक्शन की शेप क्या होगी, गोलाकार। तो उसके अंदर का जो लंबाई, हम इंटरनल जो उसकी डायमीटर है, व्यास है, उसको यदि हम नापे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका बोर कहेंगे। सिलेंडर क्या है हमारा, खोखला गोलाकार, तो आपको वो चित्र में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है कि बेसिकली जब पिस्टन TDC से BDC या कहीं BDC से TDC तक एक चक्कर जब तय कर लेता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक इंजन का मतलब क्या है कि उसके 2 चक्करों में ही एक बार इंजन को पावर मिल जाती है। 4 स्ट्रोक का मतलब है कि एक बार इंजन को पावर देने के लिए उसको 4 बार ऊपर नीचे होना पड़ता है। 2 बार ऊपर का स्ट्रोक जाता है उसका, 2 बार नीचे का जाता है। उसके बारे में चर्चा हम फिर से करेंगे। अब आता है क्लियरेंस वॉल्यूम। जब पिस्टन, आप ध्यान लगाइए कि जब पिस्टन हाईएस्ट पोजीशन पे जाता है तो उसके ऊपर वाल्व ओपन क्लोज भी होते हैं। तो वाल्व ओपन क्लोज होते हैं तो वो तो यदि उसके बीच में स्पेस ना हो तो वह टकरा जाएंगे वाल्व। तो उसके बीच में कुछ खाली स्थान दिया जाता है जिसके अंदर हमारा चार्ज होता है, जो ईंधन कंप्रेस भी होता है और उसकी स्थान छोड़ा जाता है। उसको क्लियर स्थान को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। वो आयतन है जो हमारा चारों तरफ का उस टाइम का वॉल्यूम, तो वो क्या कहा जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। उसको हम किस डिनोट करेंगे, ए से। इस एरिया को हम 2 मिनट के लिए ए नाप लेते हैं। यह आपकी अगली कैलकुलेशन में काम आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन जो
पिस्टन जो TDC से BDC तक वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, जितनी आयतन को तय करता है, उसको हम क्या कहेंगे, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यह 3 नामों से जाना जाता है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम। मतलब वहाँ से TDC से BDC से जितना आयतन तय किया, दूरी तय की तो स्ट्रोक हो गया, जितना आयतन, जितना एरिया कवर करता हुआ आया यहाँ तक, तो उसको हम एरिया को हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका एरिया कैलकुलेशन करने का क्या मेथड है, आपको बेलन का आयतन मैथ में भी पढ़ा होगा आपने, पाई r स्क्वायर h। r क्या हुई हमारी, d की 2 हुई, तो d/2 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो d का 4 बन जाएगा। तो d का जब 4 बन गया तो क्या बन गया, पाई d स्क्वायर अपॉन 4 इंटू h या कह सकते हैं या s कह सकते हैं, जो भी हम मतलब स्ट्रोक की लेंथ है हमारी। तो यह हमारा फॉर्मूला रहता है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम का। इससे अगली टर्म है हमारी इंजन कैपेसिटी। इंजन की कैपेसिटी क्या है, तो इंजन की जो कैपेसिटी है वो कैसे तय करते हैं हम, इसको हम क्यूबिक कैपेसिटी भी बोलते हैं, सीसी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ बाइकों में लिखा होता है 100 सीसी, 125 सीसी, और जो हमारी मारुति 800 है 800 सीसी की है, ऐसे। तो वह सीसी क्या है बेसिकली, आज आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, यह है वो क्यूबिक कैपेसिटी ही है, इंजन कैपेसिटी है, जो एक इंजन के एक सिलेंडर का जितना डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हुआ और उसमें कुल कितने सिलेंडर हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम को यदि हम dV लिखें तो dV इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। अगला है हमारा कंप्रेशन रेशो। यह है आपका जो कंप्रेशन रेशो का पॉइंट है, यह है बहुत ही लाजवाब है और बड़े अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए कि जो हमारा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट था, हमने क्या तय किया था, वो जो हमारा वॉल्यूम तय हुआ उस वॉल्यूम को हम क्या नाम दे देते हैं, हम B का। तो जो B है हमारा और A है, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, वो टोटल वॉल्यूम जाएगा वो, कि जब पिस्टन BDC पर आ जाएगा तो उसके ऊपर का वॉल्यूम कितना होगा, एक तो उसका स्ट्रोक होगा और एक उसका क्लियरेंस वॉल्यूम। तो उन दोनों को जोड़ दें, उसका अनुपात किसके साथ देखना है हमने, कि जब पिस्टन TDC पर, जब TDC पर हो तो उसके ऊपर खाली कितना रह गया, CV क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसको ध्यान से समझिए कि जब पिस्टन BDC पर है उसका कुल आयतन और जब पिस्टन TDC पर है उसका कुल आयतन, उन दोनों का जो रेशो है, अनुपात है पहले के बटे दूसरा, उसको हम कहेंगे कंप्रेशन रेशो। यह बेसिकली क्यों कहते हैं हम कंप्रेशन रेशो, का मतलब होता है कि कितना चार्ज को हम कितने रेशो तक कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, उसको जोड़ दिया VC प्लस VD अपॉन वही वाला VC आ जाएगा। तो जो बेसिकली पेट्रोल इंजन होते हैं तो उसका हमारा होता है जो हमारा 6:1 से लेकर 14 तक जा सकता है। यह रेंज अलग अलग मैन्युफैक्चर की अलग अलग रहती हैं, यह आपको जस्ट आइडिया दिया गया है। और जो हमारा डीजल का रहता है उनका ज़्यादा रहता है, क्योंकि कंप्रेस्ड इग्निशन होता है, हाई कंप्रेशन पे काम करता है, तो उसका रहेगा 14:1 से लेके 22:1 तक हो सकता है। तो यह हमारा कंप्रेशन रेशो था। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम पावर की। पावर क्या है, किस दिए गए समय में काम की गई कार्य को क्या कहते हैं हम, पावर कहते हैं, ताकत कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क है, गिवन समय में हम कोई काम करते हैं तो वो क्या होगी, हमारी पावर होगी, शक्ति होगी, ताकत होगी। हॉर्स पावर कैसे कहते हैं, मैं आपको बताया गया कि 1 मिनट में 4500 kgm वर्क करने के लिए जो आपको पावर की जरूरत पड़ती है उसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। वैसे आप हॉर्स पावर HP के नाम से भी जानते हैं, 10 से 12 व्यक्तियों की शक्ति के बराबर होती है। इसमें हम दूसरे तरीके से भी इसको नाप सकते हैं, यह एक मॉडर्न मेथड है नापने का। उसके बाद है आपका 3 तरह की पावर रहती है हमारे इंजन के केस में, IHP, BHP, FHP। अब ध्यान से समझिए, IHP का मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर, मतलब जब इंजन के अंदर ईंधन ब्लास्ट हुआ तो उस समय उसमें कितनी ऊर्जा पैदा हुई, जब वो पैदा हुई उसके बाद क्रैंक शाफ्ट पर जब नीचे जाकर पावर काम करने के लिए कितनी पहुंची, जितनी काम करने के लिए पहुंची वो हमारी क्या हुई, ब्रेक हॉर्स पावर, BHP। और यदि जो हमारी पावर पैदा हुई थी और जो हमारी पावर पहुंची तो उसके बीच में कुछ ना कुछ हमारा घिसाई की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा, तो वह जो नुकसान होता है उसको हम बोलते हैं FHP, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो इसका निकालने का मेथड क्या हुआ कि IHP इज इक्वल टू BHP जमा FHP। तो इस समीकरण की वजह से आप, इस समीकरण की सहायता से आप किसी भी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं यदि आपको किन्हीं दो की वैल्यू दी गई हो। तो IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर, BHP ब्रेक हॉर्स पावर और FHP फ्रिक्शनल हॉर्स पावर।
तो यह आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम इंजन का टॉर्क। अब जैसे ये है, इसको टॉर्क बताना है तो इसको हम यदि ऐसे इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको एक ट्विस्ट देंगे ऐसे करके, तो यह क्या खिंचाई इसकी टॉर्क कही जाएगी। तो इंजन का टॉर्क क्या हुआ, दिए गए समय में क्रैंकशाफ्ट के एक्सिस पे जितना ट्विस्ट हो रहा है, जितना फोर्स रोटेशन का काम कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। और यह इसको हम टॉर्क की जो पावर है, फोर्स एक्टिंग पर डिस्टेंस, मतलब किस डिस्टेंस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये मापने की इकाई है, तो इसको हम न्यूटन मीटर में नापते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह सारी टर्म्स क्लियर हो गई हैं। फिर भी यदि आप बच्चे, मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा, फिर से कहना चाहूँगा कि लेवल 4 के और लेवल 3 के बच्चे हैं, वह भी इस टर्म्स को दोबारा से रिवाइज कर लें, क्योंकि यह टर्म आपके हर एक इंटरव्यू में भी कार्य करती है और यह आपको लाइफ लॉन्ग आनी भी चाहिए। TDC, BDC, क्लियरेंस वॉल्यूम्स, बोर, स्ट्रोक, ये सभी टर्म्स सभी बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। और यदि आपको फिर भी यह टर्म क्लियर करने में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें, उस आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।